हम भारतवासी अपने पूर्वजों या कुछ ऐसे कहें कि अपने कुल के प्रति इतने सजग होते हैं कि जब उनकी बात का जिक्र हो जाए तो उनका यशगान पूरे जोश एवं गौरव के साथ करते हैं। और यदि हम किसी की व्यक्तिगत बात ना करके सभी भारतीयों के पूर्वजों की, उनके सभ्यता की बात करें तो शायद आप सभी में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उनके बारे में बात कर पाएं। आज हमारा यह वीडियो उन्हीं की जानकारी से जुड़ा हुआ है जिनसे हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, जिसे बहुत ही आसान एवं सुंदर तरीके से समझाया गया है। हमारी संस्कृति जिस पर हम गर्व करते हैं, उसके उद्गम काल का विश्लेषण जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का वो कालखंड है जिसमें भारतवासियों की मूल संस्कृति, सभ्यता, जीने की व्यवस्था, सामाजिक रूप में रहने की कला जैसी बहुत से तरीकों की शुरुआत हुई। तो आइए आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में आपने जाना कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे और यह वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसी आधार पर इसे दो भागों में ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। आज की वीडियो में ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल अतुल्य भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ऋग्वैदिक काल की समयावधि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना इसी काल में होने के कारण ही इसे ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी गई। ऋग्वेद के अनुसार मूल देवता और अस्तित्व के मूल कारण प्रजापति ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक प्रचार की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में उल्लेखित पर्वत, मरुस्थल तथा पंजाब की 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब के आधार पर इनके निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा गया है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की भी नदियों का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस समय अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। ऋग्वैदिक आर्य अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, एक भाग कश्मीर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में फैले हुए थे। आर्य लोग स्थायी या स्थिर निवासी नहीं थे। वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतया पशुचारण था। कृषि उन्होंने बहुत बाद में करना शुरू किया था। राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिसका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। कुटुंब ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था, तथा अनेक ग्रामों को मिलाकर विश बनता था, जिसका प्रधान विशपति होता था। अनेक विशों का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा या गोप होता था। जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्ध में स्थापित हुई। शासन का प्रधान राजा हुआ करता था। प्रारंभ में राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी, परंतु बाद में यह आनुवांशिक हो गया। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वह प्रधानतः युद्ध का नेता होता था तथा व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक था। कुलपति का परिवार के सदस्यों पर प्रभाव और नियंत्रण रहता था। पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों को यथोचित आदर एवं सम्मान दिया जाता था। माता का गृहस्वामिनी के रूप में पर्याप्त आदर होता था तथा स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्त्रियों के विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा पाने तथा राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। विश्वतारा, विश्पला और घोषा ऐसी ही विदुषी महिलाएं थीं। आर्य लोगों के विवाह दास एवं दस्युओं के साथ निषिद्ध था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को अमाजु कहते थे। परिवार में एक पत्नी विवाह सामान्यतः प्रचलित था, यद्यपि कुलीन वर्ग के लोग कई कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। अंतरजातीय विवाह होते थे। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण नहीं मिलता है। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, परंतु संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था।
आर्यों के 3 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। यह वर्गीकरण जातिगत व जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति की कथा के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। शूद्र की श्रेणी में अनार्यों को रखा गया था, जिन्हें आर्य, दास या दस्यु कहकर पुकारते थे, जिन्हें आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है तथा अमानुष कहा गया है। सोम आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। वेशभूषा में सूती, ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। आभूषण सोने, चांदी, तांबे, हाथीदांत व मूल्यवान पत्थरों से निर्मित होते थे। मनोरंजन के साधनों में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य, चौपड़, शिकार, अश्वधावन आदि शामिल थे। गाय का इतना अधिक महत्व था कि जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को गाय से जोड़ दिया गया था। गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था। आर्य लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली होती थी। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमन की चर्चा है, किंतु ये नियमित सिक्के नहीं थे। प्रजा स्वेच्छा से राजा को उसका अंश वस्तु जैसे दूध, दही, फल, अनाज इत्यादि को कर के रूप में देती थी, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, सवितु, ऋतु, यम, रुद्र, अश्विनी आदि प्रमुख देवता थे। उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियां थी। देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र को दिया गया है। हमारे महत्वपूर्ण देवता अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे, जिनके माध्यम से देवताओं को आहुतियां दी जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य करते थे: मंत्रों का उच्चारण तथा यज्ञ करना। इस काल में यज्ञों का अत्यधिक महत्व था। इस काल के लोग पुत्र की प्राप्ति, पशुधन की प्राप्ति, युद्ध में विजय आदि के लिए देवताओं की उपासना करते थे। ये कुछ विशेष जानकारी वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल से जुड़ी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।